हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षक संस्कृत व्याकरण की। आज हम यहाँ पर रिवीजन करने वाले हैं जो कि आपके टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। ठीक है, संस्कृत साहित्य को मैं पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर के क्लास को देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम चलेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, एक मिनट, यदि यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है। ई ई ऊ ऊ मतलब बड़ी ई छोटी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ, है ना, ये आपको दिख रहा है। और री, ठीक है, र से ऋषि के बाद में कोई भिन्न स्वर आए। कोई भिन्न का मतलब आप समझते होंगे अलग होता है, कोई अलग स्वर आता है इनके बाद में। अगर कोई अलग स्वर आता है तो इनका परिवर्तन क्रमशः य व और र में हो जाता है। तो उसमें कौन सी संधि होती है? ठीक है, ये वाले अगर आपके पास स्वर है और ये भी है, 5 स्वर ये है, और उनमें से जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो या फिर इनका कोई दूसरा स्वर आता है, संधि विच्छेद करते हैं तो कोई दूसरा स्वर आता है, ठीक है, और इनका परिवर्तन हो जाता है य व र में। तो उसमें कौन सी संधि होती है? तो ये होती है यन संधि। ठीक है, कौन सी संधि होती है? यन संधि होती है। अब वो होती कैसे है वो थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। अच्छा, इसमें लिखा हुआ नहीं है। यदि इनके बीच बाद में कोई य व और र, और यह भी कैसा, आधा य आधा व और आधा र, ठीक है, आधा र, इस तरह की जो सब संधियाँ होती हैं, जैसे कि अनु प्लस में अन्वय। अगर आप अन्वय लिखें यहाँ पर अन्वय, तो अनु प्लस में अय, ठीक है, अनु प्लस में अय। यहाँ पर कौन सा है? उ, और यहाँ पर कौन सा है? अ। ठीक है, दोनों क्या हैं? भिन्न स्वर हैं। स्वर हैं लेकिन दोनों भिन्न स्वर हैं। तो यहाँ पर जो है ये किस में चेंज हो जाएगा? इसमें विकार परिवर्तन होकर ये हो जाएगा आधा न। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? ये बदलाव हो जाएगा और आधा न बन जाएगा। तो इसे कौन सी संधि कहती है? जिसमें अगर आपको आपके पास सीधा इस तरह से लिखे आते हैं प्रत्येक, ठीक है, और इस तरह के जो शब्द आते हैं पित्रादेश प्रत्येक, उनको आप देख के तुरंत पहचान सकते हो। जब यहाँ पर आपके पास शब्द आते हैं, इसकी थोड़ी सी ट्रिक भी आप याद रख सकते हो। यन संधि में अगर आपके पास ये वाले इस तरीके से शब्द दे रखे हैं और उनमें आधा दे रखा है कुछ भी, ठीक है, ता या न, ठीक है, अगर आधा दे रखा है वह, तो आप क्या कर सकते हो? उसको पहचान सकते हो। वहाँ पर यन संधि होती है, यन संधि की पहचान होती है। ठीक है, बाकी आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। मनोविज्ञान में ये सारी संधियाँ तो आपको देखो एक वीडियो में समझ में आ जाए। इनकी बहुत अच्छी मतलब ट्रिक भी है, समझ में बहुत जल्दी आ जाती हैं। लेकिन क्या है कि एक वीडियो अलग से सबकी आपको थोड़ी मतलब पढ़नी पड़ेगी। अलग से संधि आपको पढ़नी पड़ेंगी, अलग से समास, तभी संस्कृत व्याकरण जो समझ में आ पाएगी। मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? मनः प्लस में विज्ञान, इसका हम संधि विच्छेद अगर करेंगे तो ये हो जाएगा मनः प्लस में विज्ञान। ठीक है, मनोविज्ञान क्या हो जाएगा? मने प्लस में विज्ञान, मनोविज्ञान। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? ये विसर्ग आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। ठीक है, विसर्ग संधि, और जो विसर्ग है ये ओ में चेंज हो जाता है। ठीक है, मैंने व्याख्या साथ में दे रखी है तो थोड़ा सा इसको देखेंगे हम। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यदि विसर्ग के पहले आ जाए, ठीक है, यदि विसर्ग के पहले आ जाए और उसके बाद वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण आए, या य र ल व ह, ये चीज रहे, ये वर्ण रहे, तो विसर्ग का ओ हो जाता है। विसर्ग का ओ कब हो जाता है ये आपको देख लेना है। जैसे मनः प्लस में विज्ञान मनोविज्ञान, ठीक है, मनः प्लस में रथ मनोरथ, मनः प्लस में विकार मनोविकार। ठीक है, इनको आप देख सकते हो। यहाँ पर जो संधि है विसर्ग संधि, उसकी ये पहचान होती है। सबसे अगर आप मेरी सलाह मानो तो एक बार थोड़ा सा इनका कोई भी आपको यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, है ना। जो संस्कृत के टीचर है वो शायद और अच्छे से बता पाएंगे। तो इसलिए वहाँ पर अगर आप संधि की और उनकी ना थोड़ी वीडियो एक बार देख लेना, और इनका जितना हो सके शब्दों का रिवीजन करना, वो मैं करवा दूंगी। ठीक है, शब्दों का रिवीजन तो मैं करवा दूंगी। अलग से व्याकरण की एक क्लास लेके आएंगे और उसमें हम बहुत सारे पर्यायवाची विलोम शब्द और इस तरह की चीज़ों को पढ़ेंगे। और रात को मैंने कल 9 बजे क्लास ली थी, लाइव ली थी। एक भी बच्चा ऐसा नहीं आया जो मतलब मुझे लगे कि हाँ मैं इनको जानती हूँ पहले से, लेकिन चलो कोई बात नहीं है।
कोशिश करूँगी अगर मैं रात को 9 बजे डेली लाइव ये क्लास लूँ, प्रैक्टिस सेट करवा दूँ आपको, ठीक है। तो आप उससे क्लास से ज़रूर जुड़ें और मेरा हौसला बढ़ाएं, ठीक है। अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अभी प्लस में न, अभित प्लस में न, अ प्लस में भिन्न या अभिन्न प्लस में न। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा अभित प्लस में न। क्या हो जाएगा? अभित प्लस में न, ये अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा। अभित प्लस में न। अब देख लेते हैं इसको थोड़ा सा। व्यंजन संधि के नियम के अनुसार, व्यंजन संधि का नियम क्या होता है? यदि क च ट त प यानी कि वर्ग का पहला अक्षर, ठीक है, वर्ग का पहला अक्षर दे रखा है और वो भी आधा, इसके बाद में अगर न आ जाए, म आ जाए, ठीक है, ये वर्ण आ जाते हैं, तो जो क च ट त प होते हैं अपने वर्ग के पांचवें या अंतिम वर्ण में बदल जाते हैं, ठीक है। अंतिम या पाँच ही, एक वर्ग में 5 ही वर्ण होते हैं। इसी नियम के अनुसार अभित प्लस में ना में त के स्थान पर, ठीक है, ता के स्थान पर तवर्ग का अंतिम वर्ण न हो जाने पर अभिन्न बन जाएगा, ठीक है। इसी नियम के अनुसार उत प्लस में नति यानी कि उन्नति शब्द बनता है। तो ये नियम थोड़े थोड़े ही मैं बता पाऊंगी, इनको आप थोड़ा सा देख लीजिए। वैष्णवे का संधि विच्छेद क्या है? वैष्णवे का संधि विच्छेद क्या होगा? विष्णु प्लस में ए, विष्णु प्लस में ए, विष्णु प्लस में ए, विष्णु प्लस में अय या विष्णु प्लस में अवे, ठीक है। तो क्या लिख रहा है यहाँ पर? विष्णवे शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन तो हो जाएगा इसका विष्णु प्लस में ए, ठीक है। लेकिन इसका नियम देखते हैं क्यों होगा ये। विष्णवे शब्द का संधि विच्छेद विष्णु प्लस में ए हो जाएगा, यहाँ पर अयादि संधि होगी, ठीक है। जो स्वर संधि होती है, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, अयादि संधि और वृद्धि संधि, ठीक है। ये 5 भेद होते हैं, इनको आप याद रख लेना अच्छे से। विष्णु प्लस में ए, यहाँ पर क्या आ रहा है? ओ आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है? ए आ रहा है, ठीक है। इसका सूत्र होता है एचो अय वायव्य, ठीक है, एचो अय वायव्य, ये याद रखना है। और ए आई ओ औ ये वाले जो वर्ण होते हैं पहले वाले अक्षर में जब हम संधि विच्छेद करते हैं तब पता चलता है, पहले वाले अक्षर में या पद में अगर ये वाले कोई से भी वर्ण हो, इनको एच बोलते हैं, इसके पश्चात किसी स्वर के आने पर ए को अय हो जाता है, बड़ी ए का आय हो जाता है, ओ का अव और औ का आव आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। ए आई ओ औ, छोटी ए आ गया तो छोटा आ आय बन गया, बड़ी ए आता है तो आय बनता है, छोटा ओ आता है तो अब बनता है, ठीक है, और बड़ा ओ आ जाता है तो आप बन जाता है। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना, ज़्यादा कठिन नहीं है अयादि संधि। उड्डयनम, उड्डयनम का संधि विच्छेद क्या होगा? उड्डयनम का संधि विच्छेद बताना है। उत प्लस में डयनम, उद प्लस में डयनम, उड उड़, ठीक है। ये पहले ही आप यहाँ पर देख सकते हो, इसमें व्यंजन संधि होगी। कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि किसमें होती है ये भी आप देख सकते हो। जो पहला यहाँ पर जो वर्ण दिए होते हैं, अगर वो आधा दे रखा है, ठीक है, आधा दे रखा है तो हमें क्या, और बाद में भी क्या है? व्यंजन है, तो क्या आता है? व्यंजन संधि होती है, ठीक है, व्यंजन संधि होती है अगर यहाँ पे हाफ आधा दे रखा है व्यंजन, ठीक है। उड्डयनम का संधि विच्छेद ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। उत प्लस में डयनम, अभी हमने व्यंजन संधि का एक नियम देखा था, है ना, उससे आप पता लगा सकते हो। त किस में बदल गया है? अपने यानी कि डयनम, उत प्लस में डयनम उड्डयनम, ठीक है, उड्डयनम बन गया है। अनुदिनम में कौन सा समास है? अनुदिनम में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, कर्मधारय या फिर द्वंद्व समास। अनुदिनम यहाँ पर आपका समास है, समास पूछा गया है तो आपको बताना है समास कौन सा आएगा यहाँ पर। तो देखिए जो अव्ययी भाव समास होता है उसमें प्रथम पद प्रधान होता है, ये इसका मेन है कि पहला पद इसका प्रधान भी होता है और अव्यय भी होता है। क्या होता है? अव्यय होता है, अव्यय यानी कि अविकारी,
और दूसरा पद जो होता है वो होता है संज्ञा। ठीक है, पहला पद अव्यय होता है और दूसरा पद क्या होता है, संज्ञा होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अनुदिनम, अनु क्या है, अव्यय है ना, अनु क्या है, अव्यय है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अनुदिनम में समास हो जाएगा अव्ययी भाव। और इसको अगर हम इसका विच्छेद करते हैं तो दिनम दिनम। ठीक है, दिनम दिनम। जो अगर आपने ये सब चीज़ें हिंदी में पढ़ी है ना तो इनको भी आप आसानी से कर लोगे। क्यों, क्योंकि हिंदी वाले ही जो रूल है, जो नियम है, वो यहाँ पर लागू होते हैं। ठीक है, अगर आपने हिंदी में, आपको ये समास वगैरह संधि आते हैं अच्छे से, तो आप इनको भी आसानी से कर ले जाओगे। अव्ययी भाव समास, इस समास में पहला पद अव्यय होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है। समस्त पद में अव्यय के अर्थ की ही प्रधानता रहती है, यानी कि पहला पद प्रधान होता है। पूरा शब्द क्रिया विशेषण के अर्थ यानी कि अव्यय की तरह ही व्यवहृत होता है। आगे देखते हैं, चक्र पानी में कौन सा समास है, चक्र पानी। चक्र पानी में समास बताना है। चक्र है पानी में जिसके, चक्र है पानी में जिसके, पानी बोलते हैं हाथ को। ठीक है, पानी ग्रहण संस्कार आपने जरूर पढ़ा होगा, कार्डों में लिखा रहता है, शादी वाले कार्डों में। ठीक है, तो चक्र है पानी में जिसके, यानी कि जिसके हाथ में चक्र विराजमान है, ये चक्र जिन्होंने लिया हुआ है, अर्थात विष्णु। इसका अर्थ क्या हो गया, विष्णु। और जिसमें शब्द में कोई भी पद प्रधान, दोनों ही पद प्रधान ना होकर के किसी तीसरे अर्थ की प्रधानता होती है, वहां पर क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। कौन सा होता है, बहुब्रीहि समास। चक्रपाणी बोलते हैं किसको, विष्णु जी को। पितृ शब्द के प्रथमा बहुवचन का रूप क्या है, पितृ शब्द के प्रथमा बहुवचन का रूप बताना है। यहाँ पर आपके शब्द रूप और धातु रूप हम थोड़े से देखेंगे। शब्द रूप में और धातु रूप में अगर आपको देखो कई चीज़ें इनसे जुड़ी हुई होती हैं। अगर आपको अनुवाद करना है, एक बच्चा, मतलब बच्चा क्या कहूँ, एक टीचर या फिर होने वाली टीचर उस दिन पूछ भी रही थी कि मैम अनुवाद कैसे करना है। देखो, अनुवाद के लिए सबसे पहले आप मेरी मानिए, आप शब्द रूप और धातु रूप को थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आपको शब्द रूप समझ में आ गए ना, है ना, तो आप आसानी से शब्द रूप वाला क्वेश्चन भी कर लोगे और जो अनुवाद करने वाला क्वेश्चन होता है उसको भी कर लोगे, या शुद्ध अशुद्ध में आ जाते हैं कई बार संस्कृत के वाक्य, उनको भी कर लोगे। ठीक है, तो इनको जरूर आप कर लेना। कुछ जो इम्पोर्टेंट होंगे उनको मैं कराने की कोशिश करूँगी, आप मुझे याद जरूर दिला देना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मेरे माइंड में चल रही होती है कि मुझे ये करना है, वो करना है। पितृ शब्द के प्रथमा बहुवचन का रूप क्या है, तो पितृ, पितरा, पितृ, प्रथमा, प्रथमा विभक्ति का पूछ रहा है। ठीक है, प्रथमा का बहुवचन रूप पूछ रहा है प्रथमा विभक्ति में, तो इसमें ये होगा पितरः। ठीक है, प्रथमा जो पितृ है उसका कौन सा होगा, पितृ पहला होगा। और पितरऊ, पितरऊ का मतलब होता है दो पितृ, क्योंकि आप जानते हैं संस्कृत में 3 वचन होते हैं, हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, और संस्कृत में 3 वचन होते हैं। और जो पितरः होता है ये कौन सा वचन होता है, 3 वचन, मतलब बहुवचन होता है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है। इकारांत पुल्लिंग शब्द पितृ शब्द के प्रथमा बहुवचन में पितृ रूप बनता है। जगत शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप क्या है, जगत शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, चतुर्थी एक वचन। तो आपको इसके लिए ना कारक भी याद होने चाहिए, क्योंकि कारक में भी विभक्ति होती है और उनका और इनका भी एक बहुत अच्छा रिलेशन है। कारक में ये पता होना चाहिए कि चतुर्थी में कौन सा कारक लगता है। ठीक है, कर्ता, कर्म, करण और संप्रदान। तो संप्रदान कारक लगता है। संप्रदान का मतलब क्या होता है, के लिए। संप्रदाय की विभक्ति क्या होती है, तो के लिए होती है। अब जगते, जगता, जगतो, जगदव्य, तो ये हो जाएगा जगते, क्या हो जाएगा, उसमें एक ही मात्रा आती है। ठीक है, चतुर्थी एक वचन में क्या आता है, एक ही मात्रा आती है। यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं इसका नियम क्या है। जगत शब्द के चतुर्थी एक वचन में जगते रूप बनता है। चतुर्थी विभक्ति के द्विवचन एवं बहुवचन में जगदभ्याम, जगदभ्य, ठीक है, ये रूप बनते हैं। जगतः रूप पंचमी विभक्ति में और षष्ठी विभक्तियों दोनों के एक वचन में बनता है, जगतः। जगतो जो रूप है ये षष्ठी एवं सप्तमी दोनों विभक्तियों के द्विवचन में बनता है। जगदभ्य रूप चतुर्थी एवं पंचमी दोनों विभक्तियों के बहुवचन में बनता है। तो ये एक बार शब्द रूप आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे से सही करके आने अपने पेपर में। तो मति शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप क्या है,
मति शब्द के षष्ठी, षष्ठी यानी कि छठवीं विभक्ति को छठवीं को बोलते हैं, है ना। ये तो आपको पता ही होगा, गिनती तो आपको जानते ही होंगे संस्कृत वाली। तो मति शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप बताना है। मत्या, 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 मत्य और मत्ये। तो इसमें कौन सा है हमारा जो सही हो जाएगा आंसर? तो यहाँ पर आ की मात्रा आएगी, ठीक है। किसकी मात्रा आएगी? आ की मात्रा आएगी, और उसमें भी विसर्ग लगा होगा, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। मति शब्द का जो षष्ठी विभक्ति है, व्याख्या ही देख लेते हैं। मति शब्द के षष्ठी विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों रूप दे रखे। मत्या, मत्यो, मती नाम, ठीक है। मत्या रूप तृतीय विभक्ति का होगा जिसमें विसर्ग नहीं है, और एक वचन में होगा। मत्य है प्रथमा विभक्ति बहुवचन में होगा। मते ये चतुर्थी विभक्ति एक वचन में बनेगा, ठीक है। तो इनको भी थोड़ा सा याद रख लेना। मति गुरु, ठीक है। और जैसे युष्मद वाले जगत, पितृ, ये कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। राम का, बालक का, ये आपको अच्छे से एक बार शब्द रूप याद करने पड़ेंगे, और एक याद हो जाए तो उसके ही मिलते जुलते से ही शब्द होते हैं, फिर पहचान में आ जाते हैं। युष्मद शब्द का षष्ठी एक वचन में रूप क्या होगा? युष्मद शब्द का षष्ठी एक वचन में रूप बताना है। त्वयि, त्व, त्वम, त्वत्, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पूरी व्याख्या दे रखी है। इसमें वैसे हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तब। अब यहाँ पर आप इसको देख लीजिए, इस तरीके से आपको याद रख लें हैं। ये मैं बता देती हूँ। युष्मद का अर्थ होता है तू। युष्मद का अर्थ क्या होता है? तू होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रथमा विभक्ति में त्वम, युवाम, यूयम, त्वाम, युवाम, युष्मान। तृतीया में त्वया, युवाभ्याम, युष्माभि, तुभ्यम, युवाभ्याम, युव्याम। ये तीनों सब में एक जैसे होते हैं, तो बहुत इजी भी होते हैं, ठीक है। और इसमें सब में छोटी की मात्रा ही लगती है और विसर्ग लगता है, मोस्टली सब में लगता है, ठीक है। और इसमें युष्मभ्यम, ठीक है, युष्मत इसमें आ रहा है, और नहीं तो ये चतुर्थी और पंचमी में दोनों में ये भ्यम ही लगता है मोस्टली सब में, ठीक है। त्वत, तब, युवा, युष्माकम। आप अपने हिसाब से थोड़ी सी ट्रिक से याद कर लेना, ठीक है। मैं भी अपने हिसाब से याद करती हूँ, लेकिन शायद आपको ठीक से याद नहीं करवा पाऊंगी, आप याद कर लेना। आत्मन शब्द का चतुर्थी विभक्ति द्विवचन में रूप क्या होगा? आत्मन शब्द का चतुर्थी विभक्ति द्विवचन में रूप बताना है। आत्माभ्याम, आत्माभ्याम, आत्मानम या आत्मनो। आत्मन शब्द का चतुर्थी विभक्ति द्विवचन में रूप क्या होगा? तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चतुर्थी विभक्ति का पूछ रहा है, तो चतुर्थी विभक्ति आप जानते हैं, तृतीय, चतुर्थी और पंचमी तीनों विभक्ति में भ्याम होता है, ठीक है। आत्माभ्याम, आत्मभ्याम। तो यहाँ पर देखो आ की मात्रा नहीं दे रखी, यहाँ पे आ की मात्रा दे रखी है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। तो आत्माभ्याम, ठीक है, ये वाला हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। युष्मत शब्द का तृतीया में एक वचन क्या होगा? तो इसको मैं अभी ऊपर आपको बता दिया है। युष्मत शब्द का तृतीया में एक वचन होगा त्वया, ठीक है। क्या होगा? त्वया। पट धातु के वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप क्या है? आज की क्लास में हमारे 30 प्रश्न हैं, बहुत ही अच्छे हैं। हर जो टॉपिक है उससे मैंने यहाँ पर 2-4 क्वेश्चन जरूर रखे हैं जो संस्कृत व्याकरण में आते हैं, है ना। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल भी रहेगी और आपको समझ में भी आ जाएगा कैसे पढ़ना है, ठीक है। अभी टाइम है टीजीटी पीजीटी में, तो उसके लिए आप थोड़ा सा संस्कृत को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। संस्कृत साहित्य की मैंने क्लास करवाई, उसको देख लेना, उतना शायद आपके लिए 99% काफ़ी रहेगा मेरे हिसाब से, तो जो अब तक के क्वेश्चन पेपर देखें उसके हिसाब से, ठीक है। और इसके अलावा बस एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती हूँ कि यूजीसी नेट के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो, एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर टीजीटी पीजीटी कोई भी हिंदी के लिए, तो मेरे मतलब जो चैनल का ऐप है, शिक्षा कंपटीशन नाम से ऐप है, आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, या फिर मैं उसके लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर आपको अभी शुरुआत है, 2 ही दिन हुए हैं ऐप को बने हुए, ठीक है। तो अभी शुरुआत है, वहाँ पर आपको बहुत अच्छे अच्छे नोट्स वगैरह हैं जो उपलब्ध हो जाएंगे। अभी मैंने वहाँ पर नोट्स डाले हैं यूनिट 6 से लेकर के 10 तक, ठीक है। यूनिट 6 से लेकर के 10 तक यूजीसी नेट में जो लगते हैं, एमपी सेट और एचपीएससी तीनों के सिलेबस में आते हैं वो, और उनको आप ले लेना। ई बुक बनाई है और केवल 179 रुपीज़ की है, ठीक है। 179 रुपये में आप कुछ पता नहीं कहाँ खर्च कर देते होंगे एक दिन में ही, है ना। आजकल के तो बच्चे 100 रुपये के चॉकलेट खा जाते हैं, तो आप उनको ले लीजिएगा, थोड़ी मेरी भी हेल्प हो जाएगी और आपकी हेल्प तो हो ही जाएगी। मेरा मत सोचिए, आप अपना सोचिए।
आपकी बहुत अच्छी तैयारी वहाँ से हो जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा आप अगर यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैंने कंप्लीट वीडियोस डाल दी हैं, उसमें थ्योरी बेस्ड डाल दी हैं। यूनिट 10 रह गई है बस, उसको भी मैं जल्दी ही डाल दूंगी, है ना। वो थोड़ी पुरानी रिकॉर्ड वीडियो थी लेकिन अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, है ना। आपके लिए सफिशियंट है इतना पढ़ना थ्योरी को। और बाकी मैं उसमें प्रैक्टिस सेट भी 15 प्रैक्टिस सेट आपको 50-50 क्वेश्चन के करवाऊंगी। और इसके अलावा जो एमसीक्यू होंगे वो तो मैं करवाऊंगी ही, ठीक है। तो पूरी तैयारी आपकी 199 रुपीज़ में हो जाएगी। उसमें से जो 199 में मैंने उसका जो प्राइस है वो रखा है सबसे कम है पूरे यूट्यूब पर। उसमें आपको पूरी क्लासेस मिल जाएंगी, थ्योरी, एमसीक्यू, पीवाईक्यू सभी, ठीक है। तो उनको आप ज़रूर देख लेना, एक बार चेक कर लेना। और अभी एचपीएससी के जो स्क्रीनिंग टेस्ट होना है 1 जून को, उसके लिए भी जल्दी ही मैं जो प्रैक्टिस सेट है वो तैयार आपके लिए कर रही हूँ, ठीक है। पट धातु के वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप क्या है? पट धातु के वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप बताना है यहाँ पर पट धातु का, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे धातु रूप आ गए हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा मध्यम पुरुष के एक वचन का पटसी होता है। क्या होता है? पटसी। देखते हैं अगर थोड़ा बहुत इसकी व्याख्या हो तो। पट धातु के वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप होगा पटसी, जबकि पठती प्रथम पुरुष का एक वचन होता है, पठंती प्रथम पुरुष का बहुवचन होता है, पठामी उत्तम पुरुष का एक वचन होता है, ठीक है। इनको याद कर लेना, पट धातु को आप जरूर याद कर लेना। तिष्ठति धातु रूप में कौन सा लकार है? तिष्ठति धातु रूप में कौन सा लकार है? लट लकार, लोट लकार, लंग लकार। लंग वैसे ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। ये ऐसे लिख रहा है इसमें लंग लकार और विधिलिंग, विधिलिंग लकार, ठीक है। तो तिष्ठति धातु रूप लट लकार में लट लकार का क्या है? ये लकार है, ठीक है। लट लकार है इसमें। तिष्ठति धातु रूप में लट लकार है लट, ठीक है। ये आपको याद रखना है। देखते हैं आगे। तिष्ठति धातु रूप लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है। इसकी मूल धातु है स्था, इस जिसका यह परस्मयी पद का रूप है। अपिवत धातु रूप में कौन सा लकार है? लंग लकार, लट लकार, लोट लकार या फिर लिरट लकार। अपिवत धातु रूप में लकार बताना है आपको, तो ये पा धातु, ठीक है। पा या पिव धातु का क्या है? लंग लकार है। इसमें कौन सा लंग लकार है? लंग लकार हमेशा अ से शुरुआत होता है, ठीक है। इसको याद रख लेना है। और ये पास्ट का होता है, मतलब भूतकाल में। वेदसी आख्यात पद में कौन सा लकार है? वेदसी आख्यात पद में कौन सा लकार है ये बताना है। तो इसमें है लट लकार, ठीक है। लट लकार है इसमें, ये आपको लकार याद करने पड़ेंगे, है ना। लोट लकार का प्रयोग किस अर्थ में होता है? लोट लकार का प्रयोग किस अर्थ में होता है ये बताना है। ये लोट लकार, लंग लकार और विधिलिंग ये जो दे रखे होते हैं आपको, इनको काल, ये काल है और काल के हिसाब से हिंदी और इंग्लिश में आप जोड़ करके याद कर सकते हो। तो लोट लकार भूतकाल, वर्तमान काल, आज्ञा व आशीर्वाद देने के लिए चाहिए के अर्थ में होता है। तो जो लोट लकार है ये आज्ञा व आशीर्वाद देने के लिए, है ना, इसका अर्थ में, इस अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देख लेते हैं। लोट लकार आज्ञा, आशीर्वाद, प्रार्थना एवं उपदेश के अर्थ में प्रयुक्त होता है, जबकि भूतकाल के लिए लंग लकार, वर्तमान काल के लिए लट लकार, भविष्यत काल के लिए लिरट लकार होता है और चाहिए के अर्थ में विधिलिंग लकार होता है, ठीक है। ये पांचों जो रूप हैं इसके धातु रूप, इनको अच्छे से आप याद कर लेना। कौन किसके लिए प्रयोग किया जाता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। रामेन बानेन हतो बाली इत्यत्र साधकतम कर्णम इति सूत्र से गतार्थता कस्मिन पदे विद्यते। रामेन बानेन हते बाली, रामेन बानेन हतो बाली, राम ने बाण से किसको मारा? बाली को मारा। तो यहाँ पर हमें बताना है इसमें कौन सा क्या, कौन सा पद है जो क्या होना है? इत्यत्र साधकतम कर्णम इति सूत्र से, इसमें करण पद में कौन सा क्या है? कारक बताना है, ठीक है। रामेन बानेन हते बाली, तो देखो करण जो कारक है इसमें, तो किसमें है ये? बानेन, बाण से मारा है। किससे मारा है? साधक तम, यानी कि किस साधन का इसमें प्रयोग किया गया है? कर्णम, ठीक है। करण का साधन कौन सा है? आप जानते हो जो करण कारक होता है, जैसे राम ने रावण को बाण से,
है ना, बाण से जिस साधन का प्रयोग किया जाता है जिसमें वो होता है करण कारक। ठीक है, तो बाण से मारा है ना, बाण से, तो ये बाणेन जो पद है इसमें क्या हो जाएगा, करण कारक, ये साधन के लिए यूज किया जा रहा है। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। रामेन बाणेन हतो बाली इत्यत्र साधकतम करणम, ये पढ़ लेना। क्रिया की सिद्धि में जो अत्यधिक सहायक होता है, क्रिया की सिद्धि में जो अत्यधिक सहायक होता है, मतलब क्रिया को सिद्ध करने के लिए जो हमें कुछ ना कुछ साधन चाहिए होता है, ठीक है, उसे करण कहते हैं। करण तथा भाववाच्य और कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है, तृतीय विभक्ति होती है, ये भी याद रख लेना है। आगे देखते हैं, यस्य च, यहाँ पर आपको फिलअप दे रखा है खाली स्थान, इसको भरना है। भाव लक्षणम इत्यत्र रिक्त स्थानम प्रपूर्यति, पूर्यतु, ठीक है। इसमें कर्मणा कर्णेन भावेन उपकरणेन, इसमें कौन सा जो शब्द है वो वहाँ पर भरा जाएगा, तो ये आ जाएगा भावेन। ठीक है, यस्य च, इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं आगे क्या कह रहा है। यस्य च भावेन भाव लक्षणम, जिसकी क्रिया के द्वारा कोई दूसरी क्रिया, जब एक क्रिया समाप्त होती है तब दूसरी क्रिया होती है। ठीक है, और ये किसका होता है, सप्तमी विभक्ति या फिर अधिकरण कारक में ये होता है। जैसे कि सूर्य उदिते जना कार्य कुर्वन्ति, सूर्य उदय होने के बाद लोग कार्य करते हैं। ठीक है, सूर्य उदित, जब सूर्य उदय हो जाता है तभी तो लोग बाग अपना कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये होता है अधिकरण कारक होता है इसमें, और ये सप्तमी विभक्ति होती है। ब्रह्मांड प्रजा प्रजायन्ते इत्यत्र, ठीक है, ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड है, ठीक है, ब्राह्मण मत पढ़ लेना, इसको देखेंगे आगे। प्रजा प्रजायन्ते, यहाँ पर अपादान, अपादानम कस्मिन पदे वर्तते, इसमें अपादान किस पद में है, ब्रह्मांड प्रजा प्रजायन्ते अजायन्ते, तो इसमें से कौन सा पद है जिसमें क्या है, अपादान कारक है, ये बताना है। तो यहाँ पर हमारा ब्रह्मांड हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ब्रह्मांड। ब्रह्मा से प्रजा की क्या होती है, प्रजा के पालक कौन है, ब्रह्मा है, या ब्रह्मा से प्रजा की उत्पत्ति होती है। अपादान कारक का मतलब होता है अलगाव होना। ठीक है, जहाँ पर अलगाव की स्थिति पैदा होती है वहाँ पर क्या होता है, अपादान कारक होता है। आगे देखते हैं, अभिनिविशश्च, ये सूत्र किसका है, करण कारक का है, कर्म कारक का है, संप्रदान कारक का है, या फिर अपादान कारक का है, इसमें किसका ये सूत्र है ये बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा कर्म कारक। ये सूत्र इस तरीके से छोटे छोटे सूत्र हैं जो संस्कृत के कारकों के बनाए गए हैं, इनको आप जरूर याद रख लेना, ऐसे संधियों में भी मिलते हैं, है ना। अभिनिविशश्च, ये सूत्र किसका है, तो ये कर्म कारक का है। देखते हैं, अभिनिविशस्य, अभि तथा नि उपसर्ग, इसमें अभि उपसर्ग है और नि उपसर्ग है, दो उपसर्ग हैं। जब एक साथ विस धातु के साथ आते हैं तो उस धातु के आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है ना। जैसे अभिनिविशते सन्मार्गम, यहाँ क्रिया का आधार सन्मार्ग कर्म संज्ञक है। ठीक है, येनांग विकार, ये सूत्र किसका है, येनांग विकार सूत्र किसका है, और ये बात बहुत बारी क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ठीक है, करण कारक का कर्म संप्रदान अपादान, तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा करण कारक का है। ठीक है, कर्ण नहीं बल्कि करण, करण कारक का ये सूत्र है, इसको देख लेते हैं। येनांग विकार, सूत्रानुसार जिस अंग के विकार युक्त होने पर व्यक्ति के संपूर्ण शरीर का विकार बतलाया जाए उस अंगवाचक शब्द से तृतीया विभक्ति होती है। जैसे अक्षना काना, एक आंख से काना। ठीक है, एक आंख से काना है, इसका मतलब उसके पूरे शरीर में ही कहीं ना कहीं विकार बताया जा रहा है कि वो काना है। ठीक है, उसका शरीर चाहे कितना भी अंग बढ़िया हो लेकिन एक अंग खराब है तो इसका मतलब सब में विकार है। रामे गृहम गच्छति शब्द का हिंदी अनुवाद कीजिए। राम गृहम गच्छति शब्द का हिंदी अनुवाद करना है। राम हिंदी अनुवाद के यहाँ पर अब आपको 5-6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना। उम्मीद है कि आपको थोड़े बहुत तो समझ में आ ही जाएंगे। राम गृहम गच्छति, इस शब्द का हिंदी अनुवाद करना है। राम घर जाता है, राम घर जाता है, आता नहीं है, गच्छ का मतलब तो जाना ही होता है। ठीक है, ये गच्छ धातु का है, तो ये आपको विभक्तियाँ मैं बोल रही हूँ बार बार, शब्द रूप और धातु रूप जरूर याद कर लेना। ठीक है, तो राम गृहम गच्छति, राम घर को जाता है या घर जाता है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना।
गांव के चारों ओर, आगे मैं व्याख्या आपको बता दूंगी सबकी। गांव के चारों ओर जल है, गांव के चारों ओर जल है, इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद कौन सा सही है? ग्रामम ग्रामम परितः जलम अस्ति, ग्रामम परितः जले अस्ति। देखो चहु दिशा दे रखा है यहाँ पर, चहु दिशासु, चहु दिशा का मतलब भी चारों ओर होता है, लेकिन यहाँ पर सही ऑप्शन होगा परितः वाला। ठीक है, ग्रामम, ग्राम के, गांव के चारों ओर जल है। ठीक है, गांव के चारों ओर क्या है? जल है। अगर आपको विभक्ति या फिर शब्द रूप यहाँ पर याद होंगे तो आप इजीली इनको कर ले जाओगे। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा यहाँ पर सही है और कौन सा गलत है। गांव के चारों ओर क्या है? जल है। देखते हैं इसको थोड़ा सा। अभित, अभित परित समया निक्साहा प्रति योगे अपि। इससे अभित, अभित का मतलब होता है सब ओर, परित का मतलब होता है चारों ओर, समया का मतलब होता है समीप, निक्सा का मतलब भी समीप होता है, हा या प्रति का मतलब होता है ओर, तरफ। शब्द जिस शब्द के लिए प्रयुक्त होते हैं उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। उपर्युक्त वाक्य में चारों ओर, चारों ओर यानी कि परितः शब्द गांव के संबंध में प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, तो इसमें द्वितीय विभक्ति है ग्रामम, ये याद रख लेना। विद्यालम निक्सा जलाशय अस्ति, अभी हमने निक्सा का मतलब देखा था तो समीप पढ़ा था ना। विद्यालय के समीप क्या है? जलाशय है, तो यहाँ पर बी हमारा सही हो जाएगा। निक्सा का मतलब होता है, देखो जो संस्कृत व्याकरण या संस्कृत साहित्य आपके उसमें पूछा जाएगा ना टीजीटी पीजीटी में, वो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आता, तो इससे आप ना डरें, है ना। पेपर में जब आप इतनी तैयारी कर ही रहे हो हिंदी की, तो थोड़ा सा संस्कृत को भी रिवाइज जरूर कर लेना। मेरे पास इतना समय नहीं है क्योंकि मुझे ऐप के लिए भी काम करना होता है और यूट्यूब के लिए भी काम करना होता है, तो बहुत सारे काम होते हैं मेरे पास। अदरवाइज़ मैं इसकी एक क्लास आपकी डेली करवा देती, चाहे 10-10 प्रश्न करवाती, है ना। फिर भी कोशिश करूँगी कुछ दिन आपको 10-15 दिन पेपर से पहले थोड़ा बहुत मैं संस्कृत करा दूँ। ठीक है, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचेन नीचई, इसमें कर्ता कौन है? प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचई, इसमें कर्ता पूछा है मध्यमा, मध्या, उत्तमा, नीचई, साधारण। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, बताइए इसमें हमारा कर्ता कौन है? तो नीचई, इसमें कर्ता कौन है? नीचई है। देखते हैं कैसे है। प्रारभ्यते ना खलु, ये अर्थात नीच या दुष्ट पुरुष विघ्न के भय से कार्य प्रारंभ नहीं करते हैं। ठीक है, नीचई का मतलब क्या है? नीचई का मतलब है नीच या दुष्ट पुरुष। विघ्न के भय से, विघ्न यानी कि आगे संकटों के भय से कोई कार्य शुरू ही नहीं करते हैं, है ना भाई। जरूरी नहीं है कि वो आदमी नीच या दुष्ट ही हो, बल्कि कमज़ोर भी हो सकता है, दिल का कमज़ोर भी हो सकता है, कायर भी हो सकता है, या फिर कुछ मुसीबतें ऐसी होती हैं जिनसे डरना बहुत ज़रूरी भी होता है ना। पूरे हर किसी चीज़ के बारे में सोचना पड़ता है। छात्र ने 2 पुस्तकें खरीदी, इसका सही संस्कृत अनुवाद क्या है? छात्र ने 2 पुस्तकें खरीदी, इसका सही संस्कृत अनुवाद बताना है। छात्रई, है ना, सब में छात्रई दे रखा है तो इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। द्वई, इसमें पुस्तक आ रहा है और इसमें अक्रीणात। ठीक है, तो पुस्तकें खरीदी, इससे आपको कुछ तो समझ में आ रहा होगा जो मैंने अभी बताया था आपको। छात्र ने 2 पुस्तकें खरीदी, तो इसका सही संस्कृत अनुवाद हो जाएगा छात्रई दौ, है ना। दई नहीं होता, दई गलत है, दई नहीं होता, इसका होता है दौ। ठीक है, क्या होता है? दौ पुस्तकौ क्रीतः, 2 पुस्तक खरीदी, 2 पुस्तकें खरीदी। ठीक है, क्रीतः, क्रीतः इसका सही हो जाएगा। छात्र ने 2 पुस्तकें, यहाँ पर देख लीजिए उक्त वाक्य द्वितीय विभक्ति भूतकाल में है, इसलिए खरीदी क्रिया के लिए क्रीतः का प्रयोग हुआ है। विकल्प के अंतर्गत पुस्तकौ शब्द ही पर्याप्त है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। यहाँ पर ग्रामे परितः वृक्षा संति, इसका मतलब अर्थ यहाँ पर दे रखा है कि गांव के चारों तरफ वृक्ष हैं। ठीक है, अब उसके लिए ये हिंदी अनुवाद बताया मैंने, लेकिन इसका सही वाक्य हमारा कौन सा बनेगा? गांव के चारों ओर क्या है? वृक्ष हैं, तो क्या आएगा यहाँ पर? परितः, तो सब में दे रखा है ना, जिससे हम थोड़ा बहुत आइडिया लगा लेते। तो यहाँ पर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। ग्रामम परितः वृक्षा संति, गांव के चारों ओर क्या है? वृक्ष हैं।
अभी यही तो हमने पहले में पढ़ा था, गांव के चारों ओर जल है, उसमें भी ग्रामम आया था। ठीक है, वृक्षा संति, और संति किसके लिए यूज होता है? बहुवचन के लिए संति का मतलब होता है और अस्थि का मतलब होता है। ठीक है, तो ये इसमें अंतर आ गया, अदरवाइज ये भी सही हो जाता। वह स्नान करके जाती है, वह स्नान करके जाती है वाक्य का संस्कृत में सही अनुवाद क्या होगा? वह स्नान करके जाती है, वह सबसे पहले तो स्त्रीलिंग में है और इसके लिए सा का प्रयोग होता है, और अगर यही लड़के के लिए होता तो स आता, जैसे कि हम इंग्लिश में लिखते हैं ना शी और ही। ठीक है, वो चीज़ें इनको थोड़ा सा ध्यान रख लेना। सा लड़कियों के लिए आता है और स लड़कों के लिए आता है। ठीक है, ही और सी का अर्थ है ये। सा स्नानम कृत्वा गच्छति, करके जाती है। बताइए सही ऑप्शन इसका कौन सा होगा? वह स्नान करके जाती है, इस वाक्य का संस्कृत में सही अनुवाद, भाई इसके बाद ना 2 क्वेश्चन और हैं तो जाइएगा मत। ठीक है, इस वाक्य का सही अनुवाद क्या होगा? सा स्नानम कृत्वा गच्छति, कौन सा होगा? गच्छति सही होगा। ठीक है, सा स्नानम कृत्वा गच्छति, इसमें से गच्छति सही है, जाती है। ये किसका है? प्रेजेंट टेंस का है। नमो भगवंतम वासुदेवम, नमो भगवंतम वासुदेवम, इस वाक्य का सुद्रूप ज्ञात करना है। इसको तो आप इजीली वैसे भी कर लोगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, है ना। ये हम बहुत बार अपने घर में, ये मंत्र है भगवान विष्णु जी का, और इसको हम पढ़ते भी हैं, रटते भी हैं, याद भी करते हैं, मतलब बोलते ही रहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो ये तो वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। नमो भगवंतम वासुदेवम, इसका शुद्ध ये हो जाएगा नमः स्वस्ति स्वाहा, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वगालम वसंग, वसंग योगाच सूत्र से नमः के योग में, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, इसलिए नमः के योग में भगवान वासुदेव में चतुर्थी विभक्ति होकर भगवते वासुदेवाय हो जाएगा। मैं आपसे बार बार बोल रही, जब तक आपके विभक्ति या फिर शब्द रूप धातु रूप याद नहीं होंगे, आप इनको नहीं कर पाओगे ठीक से। राम से धन स्वीकार करो, इत्यस्य संस्कृत अनुवाद अस्ति, इसका संस्कृत अनुवाद क्या है? राम से धन स्वीकार करो, जिसमें कोई वस्तु अलग होती है उसे क्या कहते हैं? अपादान कारक वहाँ पर होता है, और अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है, और पंचमी विभक्ति में राम का कौन सा शब्द होता है? पंचमी विभक्ति एक वचन में, तो ये होता है रामात। कौन सा होता है? रामात। रामात धनम स्वीकरोतु। ठीक है, स्वीकार करो यानी कि स्वीकरोतु, स्वीकरोतु सभी में दे रखा है ना। तो यहाँ पर रामात धनम स्वीकरोतु, राम से धन स्वीकार करो, राम से तो धन अलग हो रहा है ना। तो यहाँ पर हमारे 32 क्वेश्चन कंप्लीट हो गई हैं। सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको इनकी PDF मिल जाएगी, और काफ़ी कुछ जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो वहाँ पर आपको मिल जाती है। ठीक है, और ऐप को ज़रूर डाउनलोड एक बार आप कर लीजिएगा, और वहाँ से देख लेना जो भी आपके काम की चीज़ें हों। अभी मैं धीरे धीरे उसमें डालूंगी, डेली कुछ ना कुछ नई चीज़ें ऐड कर रही हूँ। ठीक है, अभी 2 दिन हुए हैं तो 2 चीज़ मैंने डाल दी हैं उसमें। UGC नेट हिंदी के लिए यूनिट 6 से 10 तक आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सब कुछ आपको तैयार हुआ मिलेगा एकदम क्रीमी लेयर में। ठीक है, क्रीम आपको मिल जाएगी, अच्छे से आपके सारे क्वेश्चन वहाँ से निकल जाएंगे। यूनिट 6 से 10 तक मैंने इतनी अच्छी जो बुक है वो तैयार की है। ठीक है, उसको आप ज़रूर पढ़ लेना, और यूनिट 1 से 5 तक की भी हम क्लास हैं जो करेंगे। ठीक है, नोट्स बन गए तो मैं बना दूंगी, अदरवाइज़ उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, मैं क्लास आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, और UGC नेट पेपर फर्स्ट के लिए भी आप वहाँ से क्लासेस देख सकते हो, और वो भी एकदम लो, मतलब जितने में आप 1-2 चॉकलेट खा जाते होंगे ना, उतने में आप ले सकते हो। ओके, धन्यवाद।